डोडो टीवी। पुनीत ने घर के सामने अपनी कार पार्क की और भागता हुआ घर के अंदर आया। हीरालाल, तुम्हारी मालकिन कैसी है? मुझे अंदर जाने दो, मुझे उससे मिलना है। साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। मालकिन ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। मालकिन बिल्कुल ठीक है, आप अपने कमरे में जाइए। हीरालाल, तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा मालिक हूँ और अंदर जो है वो मेरी पत्नी मालविका है। तुम मुझे उसके पास जाने से क्यों रोक रहे हो? साहब, आप मालकिन के पति जरूर हैं, लेकिन इस घर में हुकूमत सिर्फ मालकिन की ही चलती है। उन्होंने मुझसे कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दूं, चाहे वो आप हो या कोई और। पुनीत कुछ नहीं बोला और कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। पुनीत और मालविका कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन मालविका के माता पिता को पुनीत फूटी आंख नहीं भाता था, क्योंकि मालविका शहर के बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता सोचते थे कि पुनीत ने उनकी दौलत पाने के लिए मालविका को अपने प्यार के जाल में फंसाया है, लेकिन पुनीत ने मालविका से सच्चा प्यार किया था। एक दिन पुनीत और मालविका ने घर से भागकर शादी कर ली। मालविका की जिद के कारण उसके माता पिता को उन्हें अपनाना ही पड़ा। दोनों बहुत खुश रहने लगे। फिर एक दिन खबर आई कि मालविका के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुनकर मालविका को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो तो जैसे अंदर से टूट ही गई। ना किसी से बात करती थी और ना ही कहीं बाहर जाती थी। वो तो बस दिन रात अपने माता पिता के बारे में सोच सोच कर रोती रहती थी। पुनीत से मालविका की ये उदासी देखी नहीं जा रही थी। उसने सोचा कि अगर वो मालविका को कहीं घुमाने ले जाए तो उसका मन बहल जाएगा। मालविका को आम लोगों की तरह पहाड़ी वादियों में घूमने का शौक नहीं था, बल्कि उसे तो ऐसी जगह पसंद थी जो भूत प्रेतों के नाम से बदनाम हो। इसलिए पुनीत ने अपना लैपटॉप उठाया और हॉन्टेड प्लेसेस सर्च करने लगा। आखिर उसे वो जगह मिल ही गई जैसी वो ढूंढ रहा था। पुनीत खुश होकर मालविका के पास आया। मालविका, ये देखो, ये शिमला के पास जंगलों के बीच बना एक बंगला है। लोग कहते हैं कि ये जगह भूतिया है। तुम्हें ऐसी जगह पसंद है ना? मैंने ये बंगला 2 दिन के लिए बुक किया है। हम कल ही यहाँ चल रहे हैं। मालविका पुनीत को देखकर मुस्कुराई और हाँ में अपना सर हिलाया। फिर अगली ही रात वो दोनों अपनी कार से उस बंगले की तरफ निकल गए। रास्ता बहुत सुनसान था। मालविका गुमसुम सी पुनीत के बगल में बैठी हुई थी। तभी पुनीत ने कार की स्टीरियो पर एक पुराना रोमांटिक गाना लगाया और खुद भी गुनगुनाने लगा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। मालविका, याद है गाना? हम कॉलेज के दिनों में पेड़ की छांव में बैठकर गुनगुनाया करते थे। वो भी क्या दिन थे। काश ऐसा पल फिर आ सके जब हम दोनों हमेशा खुश रहें। पुनीत मालविका से बात किए जा रहा था, लेकिन मालविका किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। तभी पुनीत ने अचानक से कार की ब्रेक लगाई। क्या हुआ पुनीत, हम पहुंच गए क्या? मालविका, बंगले की वेबसाइट पर जो नक्शा था उस हिसाब से बंगला यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? कहीं वो बंगले की वेबसाइट कोई फ्रॉड तो नहीं थी? नहीं मालविका, वो फ्रॉड नहीं हो सकती। मैंने अच्छे से चेक करके बुकिंग की थी। हो सकता है हम गलत रास्ते पर हों। दोनों परेशान हो गए। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर से एक आदमी चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। इस आदमी से पूछते हैं, शायद इसे कुछ पता हो। पुनीत ने उस आदमी को रोका। भाई साहब, जरा रुकिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि बंगले का रास्ता कहाँ से है? बंगला? कौन सा बंगला साहब? जब यहाँ दूर दूर तक कोई घर ही नहीं है
तो कोई बंगला कहाँ से होगा? लेकिन पता तो यहीं का था। साहब, शायद आपको किसी ने गलत पता बता दिया है। देखिए, जल्दी वापस लौट जाइए। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। जंगली जानवर यहाँ आते जाते रहते हैं। ये कहकर वो आदमी अपने रास्ते निकल गया। पुनीत, लगता है वो साइट फ्रॉड ही थी। हाँ मालविका, अब तो मुझे भी लगने लगा है। चलो घर वापस चलते हैं। पुनीत ने गाड़ी घुमा ली और वो दोनों वापस जाने लगे। वो लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी उन्हें सड़क से थोड़ी दूर बंगला नजर आया। देखा मालविका, मैंने कहा था ना कि बंगला सच में है। चलो चलते हैं। दोनों कार से उतरे और बंगले की तरफ जाने लगे। बंगले के गेट पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के लंबे बिखरे हुए बाल थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ में बीड़ी थी जिसे वो माचिस से जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा के कारण उसकी माचिस बार बार बुझ जा रही थी। तभी पुनीत ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाकर उस आदमी की तरफ आगे किया। उस आदमी ने बीड़ी जलाई और एक कश लेकर धुआं पुनीत की तरफ फूंका और बोला, राका, मेरा नाम राका है। क्या हुआ साहब, आप लोग रास्ता भटक गए हैं क्या? नहीं भाई, हम रास्ता नहीं भटके। हम तो इस बंगले में रहने आए हैं। ये देखो, हमने 2 दिन के लिए इस बंगले को बुक किया है। पुनीत ने बुकिंग की रिसिप्ट जो उसके फोन पर थी उस आदमी को दिखाई। रिसिप्ट देखकर वो आदमी हंस पड़ा। रहने दीजिए साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता। लेकिन आप पहले आदमी हैं जो बुकिंग करके यहाँ आए हैं, वरना तो यहाँ भटके हुए राही ही आते हैं। खैर, मुझे क्या, आप जाइए, मजे कीजिए। दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी राका उन्हें रोकता है। रुकिए साहब, एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बंगले पर एक भटकती आत्मा का वास है। अगर कोई भी आपके कमरे का दरवाजा खटखटाए तो खोलिएगा मत, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा भाई, मैं वही सोच रहा था कि तुमने अभी तक ये बात बोली क्यों नहीं। देखो, हम भूत प्रेत के बारे में सुनकर ही यहाँ आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि भूत प्रेत होते कैसे हैं। ये कहकर दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। बंगला अंदर से काफी साफ सुथरा था। वैसे तो अंदर बहुत सारे कमरे थे, लेकिन एक ऐसा कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था और उसमें से लालटेन की रोशनी आ रही थी। वो लोग उस कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी ने खट 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 कर 3 बार दरवाजा खटखटाया। पुनीत, इतनी रात को कौन होगा यार? अरे और कौन होगा, वो राका ही होगा। हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। तुम दरवाजा खोलो, मैं ये बैग रख कर आता हूँ। मालविका ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी उसने सामने एक काली परछाई देखी। मालविका सहम गई। फिर वो परछाई धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगी। मालविका भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी अचानक से वो परछाई एक जगह थम गई। मालविका ने भी अपने कदम वहीं रोक लिए। अचानक वो परछाई तेजी से मालविका की तरफ बढ़ी और मालविका के अंदर समा गई। मालविका बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। इधर पुनीत मालविका को आवाज लगाता हुआ कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि मालविका हॉल में बेहोश पड़ी है। वो बहुत घबरा गया। उसने राका को आवाज दिया, लेकिन कोई आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। पुनीत जल्दी मालविका को हॉस्पिटल ले आया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि मालविका कोमा में चली गई है। ये सुनकर पुनीत को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो मालविका को घर ले आया, जहाँ हीरा लाल उसकी देखरेख करता था। आखिर 1 हफ्ते बाद पुनीत को फोन आया कि मालविका को होश आ गया है। पुनीत तुरंत घर आया, लेकिन हीरा लाल ने उसे मालविका से मिलने नहीं दिया। तभी पुनीत अपने कमरे में बैठा मालविका से मिलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद पुनीत अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि हीरा लाल कमरे के बाहर नहीं है। वो चुपके से मालविका के कमरे की तरफ गया। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि मालविका किसी जानवर की तरह हीरा लाल की लाश को खा रही थी। उसे देख डर के मारे पुनीत कांपने लगा। मालविका, ये तुम्हें क्या हो गया है? पुनीत घबराते हुए बोला।
तभी मालविका पुनीत की तरफ पलटी। वो पूरी तरह एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर पुनीत की चीख निकल गई। लेकिन वो चीख पुनीत की आखिरी चीख साबित हुई, क्योंकि उसके बाद उस चुड़ैल ने पुनीत का भी काम तमाम कर दिया। आधी रात हो चुकी थी। सड़क पर एक जगह कुछ लोगों की भीड़ जमा हुई थी। उस सड़क से आने जाने वाले लोग भी रुककर उस भीड़ की तरफ जाने लगे थे। तभी एक एम्बुलेंस वहां आई। सारे लोग अपनी जगह से हट गए। 2 आदमी स्ट्रेचर के साथ एम्बुलेंस से नीचे उतरे। उन्हें सामने एक लाश दिखी जो सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो सफेद कपड़ा खून से आधा लाल हो चुका था और धीरे धीरे बहते खून की धार से और लाल होता जा रहा था। फिर वो 2 आदमी उस लाश को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकित अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अंकित लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं। वैसे तो उनकी ड्यूटी रात की ही है, लेकिन केस ना आने के कारण वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक वार्ड बॉय संजय उनके केबिन में आया। संजय कुछ डरा हुआ लग रहा था। वो अंकित को एक पेपर देते हुए बोला, सर, मुर्दा घर में एक डेड बॉडी आई है, उसका पोस्टमार्टम करना है। ये उसके डिटेल्स हैं। यार संजय, जब भी मैं घर जाने वाला होता हूँ तभी ये केसेस क्यों आ जाते हैं? कभी कभी तो मुझे ये काम बोझ लगने लगता है। खैर, अब काम आ गया है तो करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। सर, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, आप विकास को अपने साथ ले जाइए। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मुझे लगता है विकास भी अपने घर जा चुका होगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं अकेले ही कर लूंगा। अंकित मुर्दा घर में जाने लगा। तभी संजय ने उसे रोका। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर, वैसे तो मैं बहुत सालों से मुर्दों को देखता आया हूँ, लेकिन आज जो मुर्दा आया है वो कुछ अजीब है। जब मैं उसे पोस्टमार्टम रूम में ले जा रहा था तो मैंने उसकी सांसों की आवाज सुनी, मानो वो सांस ले रहा हो। मुझे लगता है कि वो किसी आम इंसान की लाश नहीं है। आप संभाल के रहिएगा। अंकित संजय की बात सुनकर हंस पड़ा। संजय, तुम ये कहना चाहते हो कि वो कोई मुर्दा नहीं बल्कि भूत है? अरे यार देखो, ये सब तुम्हारा वहम होगा। हमारे काम में अक्सर ऐसा होता है। संजय को अंकित की बात से तसल्ली हो गई और वो अपने घर चला गया। फिर अंकित मुर्दा घर में गया। वहां हर तरफ स्ट्रेचर पर लाशें थी। तभी अंकित की नजर उस लाश पर गई। उस लाश के ऊपर लाइट जल रही थी। अंकित उसके पास गया। उसने जैसे ही खून से लथपथ उस कपड़े को लाश में से हटाया, उस लाश को देखकर अंकित दंग रह गया। एक पल के लिए वो डर के मारे पीछे हट गया। वो एक लड़की की लाश थी। उसका सर उसके शरीर से उल्टी तरफ घुमा हुआ था। चेहरे पर चोट के इतने निशान थे कि कोई उसकी शक्ल पहचान ना सके। हाथ और पैर मुड़े हुए और अकड़े हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह खुली हुई, मानो वो ऊपर की तरफ किसी को घूरे जा रही हो। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अंकित ने किसी तरह अपने डर पर काबू किया और उस लाश की तरफ वापस आ गया। उसने नाइफ उठाई और जैसे ही वो उस लाश का पोस्टमार्टम करने लगा, तभी उसे कुछ कड़कड़ की आवाज आई, मानो किसी की हड्डियां कड़कड़ा रही हो। अंकित की नजर लाश के हाथ पर गई। उस लाश का मुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे सीधा होने लगा। अंकित तुरंत वहां से पीछे हट गया। उसने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या कोई भ्रम। फिर अचानक उस लाश का अकड़ा हुआ शरीर सीधा होने लगा। उसकी हड्डियों की कड़कड़ाहट पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसका उल्टा शरीर धीरे धीरे पूरी तरह सीधा हो गया। उस वक्त वो लड़की किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वो उठकर बैठ गई और अंकित को देखकर हंसने लगी। डर के मारे अंकित का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। अंकित अपनी पूरी तेजी के साथ बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ वहां से भागने लगा। वो लड़की भी अपने दोनों हाथ पैर के बल दौड़ती हुई किसी भेड़िए की तरह अंकित का शिकार करने उसके पीछे भागी, लेकिन अंकित उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाया। उसने अंकित पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया।
फिर उसने अपने धारदार दांत बाहर निकाले और अंकित की गर्दन पर पीछे घुसा दिया। अंकित दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। उसका खून पूरे कॉरिडोर में पानी की तरह बह रहा था। इतने में एक डॉक्टर के साथ 2 गार्ड्स वहां आए। उन्होंने उस लड़की को दोनों हाथ से पकड़कर अंकित से दूर कर दिया। वो लड़की अपने आप को छुड़ाने के लिए मशक्कत करने लगी। इतने में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन निकाला और उस लड़की को लगा दिया। वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अंकित जिंदा तो बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। सुबह अंकित को होश आया। उसके गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बेड से उठकर डॉक्टर के केबिन में गया। राजीव, अब वो लड़की कहाँ है? अंकित, तुम उठ क्यों गए? देखो, तुम्हारा घाव अभी बहुत गहरा है, तुम जाकर आराम करो। राजीव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ये बताओ कि वो लड़की इस वक्त कहाँ है? अंकित, हमने उस लड़की को आईसीयू में रखा है। वो होश में आने के बाद बार बार भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने उसके हाथ पैर बेड पर रस्सियों से बांध दिए हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन हैरत तो इस बात की है कि वो अभी भी जिंदा है। राजीव, उसे इसी वक्त मार डालो, क्योंकि वो कोई पेशेंट नहीं है। वो एक मुर्दा है जो अब जिंदा हो गई है। वो एक चुड़ैल है, उसे खत्म कर दो। अंकित, तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अरे, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। न जाने कौन बेवकूफ उसे लाश समझकर मुर्दा घर में ले गया था। राजीव ने अंकित की बातों पर यकीन नहीं किया। अंकित वहां से चला गया। तभी संजय अंकित के पास आया। सर, मैं जानता हूं कि यहाँ कोई भी आपकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की एक चुड़ैल ही है। लेकिन संजय, अब हम क्या करें? अगर वो चुड़ैल यहाँ रही तो वो और लोगों की भी जान ले सकती है। हमें उसे खत्म करना ही होगा। सर, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। अगर हम रात के समय उन्हें यहाँ बुलाएं तो वो उस चुड़ैल को जरूर खत्म कर सकते हैं। ठीक है संजय, रात में सभी लोगों के जाने के बाद तुम उस बाबा को यहाँ ले आओ। संजय वहां से चला गया। आधी रात हो गई। संजय और अंकित तांत्रिक बाबा के साथ उस लड़की के कमरे में थे। वो लड़की बेहोश थी। उसके हाथ और पैर बेड के चारों कोनों के साथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये लड़की कोई शैतान नहीं है, बल्कि शैतान इसके अंदर है। इसका शरीर एक शैतानी आत्मा के कब्जे में है। उस शैतान ने इसे मार डाला है, लेकिन इसके शरीर को उसने अभी तक नहीं छोड़ा है। जल्दी करो, जल्दी इसकी रस्सियां कसकर बांध दो। अंकित ने चारों तरफ घूमकर रस्सी को और अच्छे से कस दिया। फिर तांत्रिक ने एक तावीज निकाली और अपनी मुट्ठी में दबाकर अपना हाथ उस लड़की की तरफ आगे करते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इतने में राजीव वहां आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? अंकित, ये क्या पागलपन है? तुम इन अंधविश्वास के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये एक मेंटल केस है। ये लड़की पागल है। हम इसकी हालत ठीक होने के बाद इसे पागल खाने भेजने वाले हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राजीव ने ये बात बोली ही थी कि तभी तांत्रिक ने वो तावीज उस लड़की के माथे पर रख दिया। उस लड़की पर तो जैसे तुरंत शैतान हावी हो गया। वो जोर जोर से चीख पड़ी और अपनी रस्सियों को तोड़ते हुए हवा में ऊपर तक उठ गई। उसे देखकर राजीव की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तांत्रिक भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी कमंडल से भभूत निकालकर उस आत्मा पर छिड़का। वो आत्मा एकदम से शांत हो गई। तभी अचानक वो उठकर तांत्रिक पर झपट पड़ी और अपने हाथों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। डर के मारे उन तीनों की हालत खराब हो गई। वो भागने की कोशिश करते इससे पहले ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अचानक कमरे की लाइट चली गई। संजय ने जल्दी अपनी जेब से अपना फोन निकाला और फ्लैश ऑन किया। वो रोशनी को चारों तरफ घुमाकर आत्मा को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। फिर ऊपर से खून की एक बूंद संजय के चेहरे पर गिरी। संजय ने फ्लैश ऊपर किया। वो आत्मा ऊपर छत से लटकी हुई थी। उसने ऊपर से संजय पर हमला कर दिया। उसके बाद पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और इन तीनों की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। उस शैतानी आत्मा ने तीनों का काम तमाम कर दिया और वहां से गायब हो गई।
विकास को आज ऑफिस से निकलने में देरी हो गई। उसने जल्दी जल्दी कुछ फाइल्स अपनी ब्रीफकेस में रखी और भागता हुआ बाहर की तरफ आया। उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, बस कुछ कुत्ते हैं जो उसकी तरफ देखकर लगातार भौंके जा रहे हैं। विकास को यह सब बहुत अजीब लगा। इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी इतनी शांति कैसे हो गई? पहले तो देर रात तक सारी दुकानें खुली रहती थी और सड़क पर भी लोगों की चहल पहल रहती थी, लेकिन आज तो जैसे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये सोचता हुआ विकास अपनी कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी विकास ने साइड मिरर में देखा कि वो कुत्ते भौंकते हुए उसकी कार का पीछा करने लगे हैं। विकास ने कार की स्पीड बढ़ा दी। वो कुत्तों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। वो थोड़ी दूर गया ही था कि उसने देखा सामने सड़क पर एक औरत एक छोटे बच्चे को गोद में लिए बैसाखियों के सहारे लंगड़ा कर चलती हुई जा रही है। उसकी बैसाखियां उसके हाथों से बार बार छूटकर नीचे गिर रही हैं। विकास को उस पर दया आ गई। विकास भी उसी रास्ते ही जा रहा था, तो उसने सोचा कि उस बेचारी गरीब की मदद कर दे। इसलिए विकास उसके पास गया। अंधेरे की वजह से विकास को उस औरत का चेहरा साफ दिख नहीं पा रहा था। विकास ने बोला, माँ जी, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? देखिए, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। आपके साथ ये बच्चा भी तो है, आखिर इसे लेकर आप कब तक चलती रहेंगी? पर न जाने क्यों विकास की बात सुनकर वो औरत उस पर चिढ़ गई और गुस्से में बोली, तू देगा? हाँ, तू देगा मुझे लिफ्ट? चल जा यहाँ से। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से। अरे माँ जी, देखिए, मुझे भी फिजूल में किसी की मदद करने का कोई शौक नहीं है। वो तो मैं आपकी लाचारी देखकर आपको लिफ्ट देने आ गया, लेकिन आप हो कि मुझे ही तेवर दिखा रही हो। अगर आपको लिफ्ट नहीं चाहिए तो मुझे क्या, मैं तो चला अपने रास्ते। भाई, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये कहकर विकास वहां से आगे निकल गया। वो कुछ 3-4 किलोमीटर दूर जा चुका था। वो अपने में मगन कुछ गुनगुनाता हुआ धीमी गति से आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक थोड़ी दूरी पर वही औरत अपने बच्चे के साथ फिर विकास को दिखाई दी। उसे देखकर विकास के चेहरे से तो जैसे हवाइयां ही उड़ गई। आखिर वो औरत इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे आ गई? ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गई? लगता है इन गलियों से कोई शॉर्टकट रास्ता निकलता होगा। जरूर ये वहीं से आई होगी। विकास ने अपने आप को समझाया, लेकिन इस बार वो औरत सड़क पर बैठी अपनी बैसाखियों की मदद से उठने की कोशिश कर रही थी। उसका बच्चा उसके बगल में ही बैठा रोए जा रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उठ नहीं पा रही थी। विकास को उस पर दया तो आ ही रही थी, लेकिन उसने एक बार सोचा कि कहीं वो फिर से मुझे भला बुरा न कहते। ये सोचकर विकास ने उस औरत की मदद न करने का मन बना लिया, लेकिन उसके बच्चे को रोता हुआ देखकर विकास का दिल पिघल गया और वो अपनी कार लेकर फिर उस औरत के पास पहुंच गया। देखिए माँ जी, मुझे गलत मत समझिए, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे अपने घर का पता बताइए, मैं आपको अपनी कार से आपके घर तक छोड़ दूंगा। अरे, अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल करिए। इस बच्चे को लेकर कहाँ भटकती रहेंगी आप? विकास ने ये बात बोली ही थी कि वो औरत फिर से विकास पर भड़क उठी। क्यों करना चाहता है तू मेरी मदद? मैंने तुझे एक बार कहा ना कि मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तू यहाँ क्यों आया है? भाग जा यहाँ से, चल भाग। वो औरत विकास को खरी खोटी सुनाने लगी, लेकिन इस बार विकास ने उससे कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। विकास ने मन बहलाने के लिए कार का स्टीरियो ऑन किया और एक क्लासिक सॉन्ग लगाया। गाने के मजे लेते हुए विकास अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी कार पार्क की और उतरकर घर जाने ही वाला था, तभी सामने उसने जो देखा उससे विकास के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सामने वही औरत अपनी बैसाखियों के सहारे विकास के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके साथ उसका बच्चा नहीं था। विकास उसे देखकर बहुत डर गया। डर के मारे वो कांपने लगा। वो भागने की कोशिश करता, इससे पहले ही उस औरत ने अपनी बैसाखियां फेंक दी और दौड़ती हुई विकास के ऊपर कूद पड़ी। विकास डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। क्यों? तू मेरी मदद करना चाहता था ना? हाँ, चल उठ,
कर अब मेरी मदद। चल उठ, जल्दी उठ, कर मेरी मदद। बिठा मुझे अपनी कार में, बिठा। विकास बहुत डर गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक सब शांत हो गया। लेकिन फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने बिस्तर पर था। वो बिस्तर से उठा और गहरी सांस लेने लगा। तभी उसके बगल में सोया उसका दोस्त पंकज उठकर बोला, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? तू ऐसे अचानक क्यों उठ गया? कोई बुरा सपना देखा क्या तूने? विकास दोनों हाथों से अपने चेहरे को छूते हुए बोला, हाँ पंकज, वो सपना ही था। मैंने बुरा सपना देखा, बहुत बुरा, लेकिन मैं ठीक हूँ। तू सो जा। विकास की जान में जान आ गई और वो फिर से सो गया। फिर अगली रात विकास पंकज के साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। दोनों ने थोड़ी शराब पी रखी थी और विकास फुल स्पीड में कार दौड़ा रहा था। अरे विकास भाई, कार थोड़ी धीरे चला यार, हमें घर जिंदा पहुंचना है। अगर इस स्पीड में कोई दुर्घटना हो गई तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे भाई। अरे भाई पंकज, तू मेरी ड्राइविंग पर शक करता है? यार तू फिक्र मत कर, मैं तुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने दूंगा। आखिर तू ही तो मेरा जिगरी यार है। दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी अचानक विकास ने कार की ब्रेक लगाई। कार स्लिप करती हुई थोड़ी दूर जाकर रुक गई। क्या हुआ भाई, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? भाई सामने देख, वो औरत, ये वही औरत है जो कल मेरे सपने में आई थी। ये वही है, ये मुझे मार देगी। मुझे बचा ले पंकज, मुझे बचा ले। भाई ये तू क्या बोल रहा है? कौन औरत है? मुझे तो कोई नहीं दिख रही है। भाई वो बैसाखी लिए सामने ही तो खड़ी है, वो मुझे मार देगी पंकज, मुझे बचा ले यार। अचानक वो औरत कार की विंडशील्ड पर आकर बैठ गई। विकास ने जब उसका चेहरा देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। वो औरत अचानक एक बेहद खतरनाक चुड़ैल में बदल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। विकास को कुछ याद आने लगा। कुछ दिन पहले ही विकास ने नई कार खरीदी थी। रात के समय वो अपने दोस्त को पार्टी देकर घर वापस लौट रहा था। वो कार की स्टीरियो पर गाना सुनते हुए पूरी स्पीड में कार चला रहा था कि तभी सामने से एक आदमी, जिसने अपनी साइकिल के पीछे अपनी पत्नी, जिसकी गोद में उसका छोटा बच्चा था, उन्हें बिठाकर उसी तरफ आ रहा था। अचानक वो आदमी विकास की गाड़ी के सामने आ गया। विकास ब्रेक लगा पाता उससे पहले ही कार ने उस आदमी की साइकिल को टक्कर मार दी। विकास की गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक गई। वो जल्दी से कार से उतरा और पीछे जाकर देखा तो वो आदमी मर चुका था। उसकी पत्नी बुरी तरह घायल थी, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। वो खिसकती हुई अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रही थी। वो विकास की तरफ देखकर बोली, बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। लेकिन उसे देखकर विकास बुरी तरह से डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और उस औरत को मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग गया। अभी वही औरत विकास की कार की विंडशील्ड पर बैठी हुई थी। विकास बहुत डरा हुआ था, लेकिन पंकज अभी भी उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक विकास की कार अपने आप ही चल पड़ी। वो कार इतनी तेजी से बढ़ी कि विकास उसे संभाल ही नहीं पाया और एक पेड़ से जा टकराया। सुबह कुछ पुलिस वाले वहां आए। उन्हें विकास और पंकज की लाश मिली। वो एक्सीडेंट भी बिल्कुल वहीं हुई थी जहां विकास ने उस साइकिल सवार आदमी को टक्कर मारी थी।